गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर कामना लोहनी और मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाकपत्थर में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मुग़ल कालीन कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था। मुग़ल कालीन कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था के लिए जो स्रोत मैंने लिए हैं, पहले मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगी। एडवर्ड टेरी भारत में आए थे, जो कि एक ब्रिटिश प्रीस्ट थे, पादरी जिन्हें कहते हैं, और उन्होंने एक लंबा समय भारत में, हिंदुस्तान में गुजारा और फिर उन्होंने इंडियन कुजीन पर अपनी एक किताब लिखी और इसके अलावा उनकी एक किताब थी अ वॉयज टू ईस्ट इंडीज़, और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ मुग़ल काल की कृषि के बारे में वर्णन किया है। तो वो उसके काफ़ी रेफरेंसेस इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। इसके अतिरिक्त अबुल फजल की जो बुक है आईन अकबरी, उसमें काफ़ी जगहों में हमें मुग़ल कालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही खफ़ी खान की किताब मुंतखबुल लुबाब, उसमें भी वो जो कि खुद आमिल रहे थे, तो उन्होंने कृषि और किसानों के बारे में व्यापक जानकारी दी है। मुग़ल काल तक आते आते हिंदुस्तान में यदि हम अकबर के समय की बात करें तो उस समय तक मुग़ल सत्ता पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी थी और कृषि तो प्राचीन काल से ही कृषि अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत था या इम्पोर्टेंट साधन था। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, या मैं कह सकती हूँ 70 to 90% अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर ही आधारित थी। तो मुग़ल काल में भी यदि हम देखते हैं तो बहुत समृद्धि आ चुकी थी लेटर मुग़ल्स के टाइम में, अकबर के आगे। तो इस समय देश धन धान्य से परिपूर्ण होने का मतलब था कि अर्थव्यवस्था में कृषि जो एक इम्पॉर्टेंट स्रोत था अर्थव्यवस्था का, या उसका आधार था, कृषि अपनी उन्नत दशा में थी। कृषि के उन्नत होने के भी कुछ कारण हैं जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले भूमि का प्राकृतिक उर्वरापन। हम बात कर रहे हैं मुग़ल काल की और काफ़ी साल पहले की बात कर रहे हैं, हम 1500 के आसपास की बात कर रहे हैं, और उससे यानी कि 16वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। और उस समय भूमि का उर्वरापन होने के दो प्रमुख कारण सामने आते हैं। एक तो पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण होने की वजह से जो सिंचाई की या जो वर्षा और नदियाँ थी, जो सिंचाई के जो संसाधन थे, वो बिल्कुल सुरक्षित थे। दूसरा, जनसंख्या का बहुत ज़्यादा लोड नहीं था, कृषि में बहुत ज़्यादा भार नहीं था, बोझ नहीं था, और बड़े आराम से कृषि हो रही थी। तो उर्वरापन, जो प्रोडक्टिविटी थी, वो वैसी की वैसी थी या काफ़ी ज़्यादा संजो रखा था उसने स्वयं को। तो भूमि का उर्वरापन एक प्रमुख कारण था कृषि के उन्नत या संपन्न होने का। दूसरा कारण जो मुग़ल काल में देखने को मिलता है भूमि के उर्वरा होने का, वो था पर्याप्त वर्षा। जैसे मैंने अभी बताया कि, और पर्याप्त वर्षा होने का भी कारण था कि हमारा एनवायरनमेंट या हमारा जो पर्यावरण था वो संरक्षित था। वर्षा अपने समय में होती थी। भारत जो है वो मानसून का देश था, और हम इस मानसून की बढ़ चढ़ कर की तारीफ जो है वो बाबरनामा में भी देखने को मिलती है। और मानसून का देश होने की वजह से मानसून की जो बारिश थी वो अपने समय पे होती थी और बारिश सफिशिएंट होती थी। तो पर्याप्त वर्षा के होने से भी कृषि में जो भी वर्षा से जुड़े हुए जो कृषि के एरियाज़ थे, वो आराम से उन्हें सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी, उन्हें बारिश मिल जाती थी। जैसे चावल है, और भी कई फसलें थी जिन्हें की बारिश की ज़रूरत होती थी, तो वो सब आसानी से हो जाता। तो भूमि का उर्वरापन होना, दूसरा पर्याप्त वर्षा होना, और सिंचाई के प्राकृतिक साधन। उस समय सिंचाई के कृत्रिम साधन का अभाव था, उतने साधन नहीं थे, कृत्रिम भी थे लेकिन बहुत कम थे। तो सिंचाई के जो प्राकृतिक साधन थे, जिनमें प्रमुख एक तो वर्षा हो गई और दूसरा नदियाँ हो गई। पर्याप्त वर्षा थी, और पर्याप्त वर्षा की वजह से जो नदियाँ थी वो उनका बहाव सही था,
वो सदा नीराती हमेशा बहती रहती थी और जिससे उन नदियों से सिंचाई जो थी वो आसानी से हो सकती थी। तो सिंचाई के जो प्राकृतिक साधन थे जिन पर फसलों का होना या फसलों का उर्वरापन निर्भर करता था, वो सिंचाई के प्राकृतिक साधन बहुत आराम से आसानी से उपलब्ध थे और उनसे सिंचाई व्यवस्था आराम से चल सकती थी। चौथी जो बात थी किसानों की मेहनत, ये एक ऐसा फैक्टर था जो कि जिसमें मैंने काफ़ी पुस्तकों में पढ़ा और उससे जानने की कोशिश करी कि किसानों में एक रुझान था जो कृषि के प्रति या उनकी जो मेहनत थी। मैं ये नहीं कहती कि आज के समय में किसान अपने खेतों में मेहनत नहीं करता, लेकिन मुगल काल या मध्यकाल में मैं कह सकती हूँ ओवरऑल मध्यकाल में किसान यदि मेहनत कर रहा है तो ही वॉज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर। उस समय उसके रोजगार के कुछ अन्य साधनों का ना होना, उद्योग धंधों का बहुत ज़्यादा विकसित ना होना, व्यापार में एक अलग से व्यापारी वर्ग का होना, तो कृषि ही एक ऐसा साधन था, कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर यदि किसान पीढ़ियों से लगा है तो वही उसका रोजगार उसके जीने का साधन था और वो उसमें पूरी लगन से कार्य कर रहा था। तो किसानों की मेहनत इस कृषि को उन्नत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो ये 4 फैक्टर्स सामने आते हैं मुग़ल काल, जैसा कि मैंने कहा कि मुग़ल काल में अकबर के काल से आगे यदि हम बाबर का काल देखें तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का काल था। यदि हम हुमायूं का काल देखें तो हुमायूं निर्वासन में रहा पूरे समय में, तो सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया मुग़लों का। तो अकबर के काल से ही हम किसी भी व्यवस्था का आकलन करते हैं तो देखते हैं कि अकबर के काल से यदि हम कृषि को देखते हैं और टुवर्ड्स पूरा औरंगज़ेब एंड लेटर मुगल्स, तो इस बात को देखते हैं कि कृषि जो थी वो अपनी उन्नत अवस्था में थी और यदि उन्नत अवस्था में थी उसके प्रमुख जो कारण थे वो थे भूमि का उर्वरापन होना और इसके साथ ही पर्याप्त वर्षा, सिंचाई के प्राकृतिक साधन और किसानों की मेहनत। मुग़ल काल में किसानों के अपने खेत होते थे और जितने भी मैंने अभी आपको रिसोर्सेज बताए जहाँ से मैंने ये सब देखा, तो इसमें साफ पता चलता है कि लगभग भारत में भी टेरी भी लिखता है और पैलेसर्ड भी लिखता है। ये अपने अपने राइटिंग्स में ये बात लिखते हैं कि हिंदुस्तान में भी लगभग खेतों में कृषि के वही तरीकों को प्रयोग में किसान लाता था जो कि तत्कालीन विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाते थे। यानी कि हल और बैल इसी तरीके से अन्य देशों में भी प्रयोग में लाए जाते थे जैसे भारत में लाए जाते थे। अंतर वहाँ पर आता था जहाँ पर जलवायु को लेकर के फसलों में बदलाव आता था। यानी कि हिंदुस्तान की जलवायु में जिन फसलों को उगाया जाना होता था वो डिफरेंट होती थी और यूरोप या अफ्रीकन या अन्य एशियाई देशों में उगाई जाने वाली फसलें वो उनकी जलवायु के हिसाब से अलग होती थी। अन्यथा विश्व के अलग अलग देशों में जिस भी तरह की टेक्निक्स कृषि के क्षेत्र में यूज़ की जाती थी वो भारत में भी यूज़ की जाती थी, हल और बैल और भी अन्य। और एक क्षेत्र में भारत और आगे था जिसके बारे में टेरी लिखते हैं। एडवर्ड टेरी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश प्रीस्ट थे और इंडियन कुजीन के बारे में और ईस्ट इंडीज़ के वॉयजेस के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। तो एडवर्ड टेरी 16वीं सदी में लिखते हैं कि भारत के लकड़ी के हल बिल्कुल ब्रिटेन के पैरों से चलाए जाने वाले हलों के समान थे। भारत के लकड़ी के हल बिल्कुल ब्रिटेन के पैरों से चलाए जाने वाले हलों के समान थे। यहाँ के हल बैलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं और ब्रिटेन के हल पैरों के द्वारा चलाए, लोगों के मतलब किसान अपने पैरों से उन हलों को चला रहा है। और इंडिया के हल जो हैं, भारत के हिंदुस्तान के जो हल हैं वो बैलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। परंतु बीजों के यंत्रों के प्रयोग में हिंदुस्तानी काफ़ी आगे थे। यानी कि एक ऐसा यंत्र हिंदुस्तानियों को आता था, के पास था, उसकी नॉलेज उनके पास थी, उसकी टेक्निक उनके पास थी, उसकी टेक्नोलॉजी उनके पास थी, जिससे कि बीजों को प्रत्यारोपित कर दिया जाता था, बीजों को डाला जाता। तो एडवर्ड टेरी इस बात को का जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तानी कहीं भी पीछे नहीं थे, बल्कि वो बीजों के प्रत्यारोपण की यदि बात करते हैं
तो विश्व के अन्य देशों में सबसे आगे थे। और बाकी हल और बैल की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की टेक्निक्स भी लगभग बराबर ही थी। एक और विशेषता देखने को मिलती है कि भारतीय किसान खाद का प्रयोग बहुत कम करते थे। भारत में खाद का प्रयोग उस समय नहीं होता था। इफ़ वी कंपेयर दिस टुडेज़ वर्ल्ड, तो हम लोग यूरिया का यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक खाद का भी यूज़ करते हैं। पहले ऑर्गेनिक खाद का ज़्यादा यूज़ होता था और आज के समय में यूरिया का ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन मध्यकाल में, मुगल काल में खाद का यूज़ नहीं होता था। सिर्फ तटीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे उदाहरण मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि तटीय क्षेत्रों में मछली की खाद का यूज़ होता था। क्योंकि तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में मछलियाँ होती थी और वो मिट्टी में दब जाती थी, तो उससे वो खाद अपने आप ही बन जाती थी। तो शुरुआती समय में वो खाद से जो भी आसपास की फसलों में जो इजाफा हुआ, तो उससे लगा कि इस खाद का प्रयोग जो है वो कृषि में किया जा सकता है। तो तटीय क्षेत्रों में मालाबार के कोरोमंडल, इन क्षेत्रों में जो है वो मछली की खाद का प्रयोग किया जाने लगा। अन्यथा भारत में खाद का प्रयोग जो है वो नहीं के बराबर था या नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त फसलें क्रमिक होती थी। एक फसल, उसके बाद दूसरी फसल, और उसके बाद जैसे रबी और खरीफ की फसलें हैं, उनके बीच में कुछ अन्य फसलें, थोड़े थोड़े समय के लिए अन्य फसलें उगाई जाती थी। और नॉर्मली रबी की फसल आएगी और उसके बाद कोई और छोटी फसल और उसके बाद खरीफ की फसल। तो इसका जिक्र हमें, इसका साक्ष्य हमें अबुल फजल की अकबरनामा में मिलता है, जब वो लिखते हैं कि आगरा के आसपास 41 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जिनमें 16 रबी की फसलें थी जबकि 25 खरीफ की फसलें थी। तो वो आगरे के आसपास की बात लिखते हैं कि 41 प्रकार की फसलें आगरा के आसपास उगाई जाती हैं, जिनमें 16 रबी की फसलें हैं और 25 खरीफ की फसलें। तो इस प्रकार से क्रमिक फसलें जो होती थी, एक फसल जलवायु के हिसाब से, और उसके बाद थोड़े समय के लिए उस जो जलवायु है उसके हिसाब से थोड़ी समय की दूसरी फसल, और फिर बड़ी एक फसल जैसे कि खरीफ की फसल। और इस प्रकार से क्रमिक फसलें जो हैं वो उनको उगाया जाता था। इन विशेषताओं को आगे भी मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं चूँकि मुग़ल काल में 2 बादशाह, एक तो अफ़गान और दूसरा अकबर, पहले शेरशाह और दूसरा अकबर, इनके काल में कृषि में कुछ सुधार हमें देखने को मिलते हैं या कुछ कदम उठाए गए थे इन दोनों बादशाहों के, इन दोनों शासकों के द्वारा। तो इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शेरशाह के काल में हम देखते हैं तो वो पहला था जिसने कि सबसे पहले भूमि को वर्गीकृत किया। भूमि को उसने वर्गीकृत किया उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम जो बहुत अच्छी भूमि थी, मध्यम उससे कम दर्जे की भूमि, और निकृष्ट काफ़ी खराब, या वो भूमि हम कह सकते हैं कि जहाँ जो बंजर थी या जहाँ सिंचाई नहीं हो सकती थी, या जहाँ फसल कम होती थी। तो ये डिवीज़न करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो जिस तरीके की भूमि थी वहाँ उस तरीके से करों को लिया जाए। भूमि का जो कर लिया जाए, जो भूमि कर लिया जाए, वो इस डिवीज़न के आधार पर लिया जाए, और इसको 1/3 किया गया। अब भूमि की नाप करने वाला भी वो बादशाह था शेरशाह, जिसने कि भूमि की पैमाइश करी थी। मुग़ल काल में पहला ही वो बादशाह था जिसने कि भूमि की पैमाइश करी थी। भूमि की पैमाइश ज़रीब के द्वारा किया जाता था। ज़रीब यानी कि रस्सी जो 60 गज की होती थी, और इस ज़रीब से भूमि को नाप दिया जाता था, और नापने के बाद फिर 1/3 कर उससे लिया जाता था। और इसके लिए 2 कर भी किसान को देने पड़ते थे। एक तो ज़रीबाना जो नपाई कर रहे हैं, ज़रीब से जो नपाई कर रहे हैं ज़रीबाना। दूसरा महासलाना। ज़रीबाना 2.5 होता था परसेंट, 2.5%, 2.5%। और महासलाना जो कलेक्टर होता था, जो भूमि कर को एकत्रित करता था, महासलाना, उसका भी एक कर देना पड़ता था जो 5% होता था, 5% होता था। तो भूमि की नापजोक ज़रीब से की जाती थी।
जो 60 गज की होती थी। उसके बाद भूमि का वर्गीकरण उत्तम, मध्यम और निकृष्ट में किया जाता था। उस हिसाब से 1/3 कर लिया जाता था और 1/3 तो भूमि कर देना होता था, उसके अतिरिक्त 2.5 जरीबाना और 5% जो है वो वहाँ से लाना कर देना होता था। तो ये कुछ सुधार जो हैं शेरशाह के द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त उसने किसानों के लिए एक पट्टा रखा था। किसानों का वर्गीकरण हो चुका था। किसानों, ये पता चले कि कौन किसान है, उसके पास किस तरह का खेत है, उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसके खेत की क्वालिटी क्या है, इसके लिए एक पट्टा, एक उसका एक डिस्क्रिप्शन उसका होता था जिसे पट्टा बोला जाता था। और कबूलियत, वहाँ पर उसका अंगूठा लगा करके उसको कबूलियत उसको बोलते थे कि ही हैज़ एक्सेप्टेड द थिंग। तो पट्टा और कबूलियत ये एक सुविधा किसानों को दी गई थी ताकि ये पता चले कि उसके साम्राज्य में कितने किसान हैं और जो कलेक्टर्स हैं, जो कर संग्रह कर रहे हैं, वो किसी तरीके का शोषण जो है वो किसानों के साथ न करें। तो ये शेरशाह के द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे भूमि के से रिलेटेड, ताकि इसके पीछे मकसद था कि भूमि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और भूमि कर भी जो है वो उचित मात्रा में राजकोष में भी जमा हो और किसानों का शोषण भी न हो। फिर अकबर के समय में भी कुछ कार्य किया गया था। जैसे कि अकबर के समय में एक तो ज़मीन की पैमाइश जो है वो अब ज़रीब की जगह पे गज़े सिकंदरी से कर दी गई थी। अब वो एक बांस के डंडे होते थे, क्योंकि ज़रीब के बारे में कहा गया था कि वो बरसात में जो है वो सिकुड़ जाती है, तो वो उससे आपका मेजरमेंट जो है वो सही नहीं आता था। तो गज़े सिकंदरी से नाप जोख की जाने लगी और भूमि को जो है वो 4 भागों में बांटा गया। पोलस, परौती, चाचर, बंजर। पोलस जो थी दैट वाज बेस्ट भूमि जो जिसमें साल भर जो है वो खेती की जाती थी। परौती में आपके 1 आध महीने के लिए छोड़ दिया जाता था, थोड़ा उसका उर्वरापन बढ़ाने के लिए। चाचर को भी फिर 3-4 महीने के लिए छोड़ दिया जाता था और बंजर को कुछ सालों के लिए छोड़ करके फिर कोशिश की जाती थी कि उसमें उत्पादन किया जाए, क्योंकि वो बंजर होती थी, और फिर उसमें फिर उत्पादन करके फिर उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता। तो इस तरीके से भूमि को कॉन्सेप्ट वही था जो शेरशाह के समय था, लेकिन उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। अकबर के समय में भूमि कर को लेने के लिए उसने कुछ अलग तरीके के प्रयोग भी किए थे, जिनमें एक तो था दहसाला बंदोबस्त, जो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। 1580 में ये शुरू किया गया था। इसमें पिछले 10 सालों के करों का कैलकुलेशन किया गया था। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से पर्टिकुलर भूमि में उस निश्चित क्षेत्र में जो कर लिया गया था पिछले 10 सालों में, उसको कैलकुलेट करके आने वाले समय के कर को निर्धारित किया गया था। इसको दहसाला कहते थे। उसके बाद जब्ती जो सिस्टम था, उसमें आप सीधे जा कर के खेत का आकलन किया गया और वहाँ पर आपने सीधे सीधे डिसाइड कर लिया कि इतना कर इस खेत में लगेगा। और इसके अतिरिक्त करोरी एक सिस्टम था, जिसमें 1 करोड़ का टारगेट रखा गया था कि 1 करोड़ का कर आपको उगाना है और उसके लिए कितना बड़ा फील्ड आपको रखना है, उतना मतलब 1 करोड़ का आपको कर लेना है। आप उसको, वो टारगेट आपका 1 करोड़ का है, आप उसको किस तरीके से उसको लेंगे या जितना जहाँ से भी जितना आप कर लेंगे। लेकिन ज़मीन को इन 4 भागों में बांट करके ये अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के प्रयोग अकबर के द्वारा किए गए। लेकिन जनरली उसके शासनकाल में ज़ब्ती सिस्टम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उसको ही उसके शासनकाल में ज़्यादा समय तक भूमि कर को एकत्र करने के लिए, उस सिस्टम को ज़्यादा कर संग्रह करने के लिए यूज़ किया गया। भूमि कर के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो आमिल, कानूनगो, पटवारी, मुकद्दम, पटेल और देशमुख होते थे। क्योंकि भूमि कर का संग्रह करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था।
ये सिर्फ खालसा भूमि नहीं थी। खालसा भूमि का मतलब था कि वो भूमि जो गवर्नमेंट की भूमि थी। अभी आगे सल्तनत काल के बारे में मैं यदि कभी आपको लेक्चर दूंगी तो उसमें बताऊंगी कि शुरुआती समय में मध्यकाल में ही बहुत बड़ी समस्या आई थी कि किस तरीके से जो भूमि अलग अलग लोगों को बांट दी गई है किसी किसी वजह से, उस भूमिका को दोबारा वापस लेकर के खालसा भूमि को बढ़ाया जाए, यानी कि गवर्नमेंट की भूमि जो है, जो सरकार की भूमि है, उसको बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट की भूमि ही एक ऐसी भूमि हुआ करती थी जहाँ से ज़्यादा कर का संग्रह करना संभव हो सकता था। तो आमिल, पटवारी, सरहंग, इस तरीके के कई ढेर सारे अधिकारियों को रखा गया था जो कि प्रांत स्तर पे अलग, सूबे के लेवल पे अलग और ज़िला पे, सरकारों पे अलग, शिकों पे अलग, इस तरीके से करों का संग्रह किया करते थे। कृषि के क्षेत्र में एक और विशेष कार्य या विशेष एक तथ्य हमारे सामने और आया है, और वो है विदेशी फसलों का प्रत्यारोपण। जब विदेशी व्यापारी तो भारत में बहुत लंबे समय से आ रहे थे, हम कह सकते हैं कि अरबों के समय से, मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले भारत के मलक्का, कोरोमंडल क्षेत्र में विदेशी व्यापारियों की बस्तियां बस गई थी, तो व्यापार तो चल ही रहा था। तो पहली बार 16वीं शताब्दी में तो विदेशी फसलों को भारत में लाना एक तरीके से प्रयोग थे कि जो हो सकता है कि कुछ ऐसी फसलें थी जो भारत के क्लाइमेट में, भारत की जलवायु में जिनको उगाया जा सकता था, तो इस तरीके के प्रयोग किए गए। तो जिनमें 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं 1600 ईस्वी में तंबाकू की खेती यूरोप के देशों से ला करके भारत में प्रारंभ की गई। 17वीं सदी में हम देखते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र में मक्का की खेती शुरू की गई। राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जहाँ थोड़ा कम बारिश हुआ करती थी, मक्का की खेती शुरू की गई। 17वीं सदी में बंगाल में रेशम का उत्पादन शुरू किया गया और बाद में बंगाल का रेशम जो है वो निर्यात के लिए जाने लगा। इतना ज़्यादा उत्पादन अंग्रेज़ों के समय में फिर रेशम का होने लगा। 18वीं सदी में कॉफ़ी और मिर्च का उत्पादन शुरू हुआ भारत में, और उसके बाद चाय, आलू, और फिर और बाद में आम, अनानास, पपीता, काजू, अमरूद, इस तरीके की कुछ फसलें भी पाश्चात्य देशों से ला करके भारत में प्रत्यारोपित की गई। तो कॉन्सेप्ट ये था कि भारत में कुछ अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स तो उगाई जा रही हैं रबी और खरीफ में। हालांकि अबुल फजल लिखते हैं कि 41 प्रकार की फसलें थी। आज यदि हम देखें तो 41 तो शायद पता नहीं, इतनी फसलें होती भी, इतनी वैरायटी होती तो होंगी, लेकिन 41 प्रकार की फसलें ऑलरेडी उगाई जा रही थी। लेकिन फिर भी ये था कि कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हमारा शासक वर्ग आयात कर रहा था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ों को भारत में भी उगाया जा सकता था, और यदि वो सफल हो जाता तो उनका आने वाले समय में निर्यात भी किया जा सकता था, जो हम देखते हैं रेशम के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में फिर उसका उत्पादन होने लगा। तो विदेशी फसलों का प्रत्यारोपण भी भारतीय कृषि की एक विशेषता रही मुगल काल में। अब किसानों के प्रकार पूरी स्टडी में ये नोटिस किया गया कि 3 प्रकार के प्रमुख किसान हुआ करते थे। एक तो खुद काश्त मीन्स खेती करना, खुद काश्त। एक वो किसान जिनके अपने बड़े खेत हुआ करते थे, जिनके पास बड़े बड़े खेत होते थे, अपने खेत होते थे, स्वयं के खेत होते थे, तो उन खेतों में वो खुद खेती करते थे। खुद काश्त, वो खुद खेती करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो कुछ गरीब किसानों को भी, या तीसरे किस्म के जो किसान अभी मैं बताऊंगी, उनको भी अपने यहाँ खेती करवाते थे, या वो किसान भी उनके यहाँ खेती कर लेते थे। तो ये जो खुद काश्त होते थे, इनके अपने खेत होते थे मजदूरों के द्वारा, या स्वयं भी खेती अपने यहाँ करते थे। और ये किसानों का वर्ग जो होता था, ये संपन्न किसान होते थे। दूसरा जो वर्ग था वो था पाही काश्त। इनके पास भूमि तो होती थी, जनरली अपने भरण पोषण के लिए होती थी। ये
ये दूसरे किसानों से अपने यहाँ खेती नहीं कराते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा खेती इनके वहाँ नहीं होती थी, और ऐसा भी नहीं था कि उन्हें दूसरों के वहाँ जाकर के खेती करनी होती थी, इतनी की भी ज़रूरत नहीं होती थी। उनके पास अपने भरण पोषण के लायक थोड़ा बहुत खेती होती थी, लेकिन दूसरे किसान उनके वहाँ आकर के खेती नहीं करते थे। ये बहुत संपन्न किसान नहीं होते थे, ये मीडियोकर किसान होते थे जो थोड़ा बहुत खेती अपने यहाँ कर लेते थे, लेकिन इतना भी नहीं होता था कि दूसरे किसान आकर के उनके यहाँ खेती करें। तो खुदकाश्त, पाही काश्त और तीसरे मुजारियान। मुजारियान जो किसान होते थे, ये ऐसे किसान होते थे जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी, ये भूमिहीन किसान होते थे। और ये किसान ऐसे होते थे, ये जनरली खुद काश्त जो किसान होते थे, जो प्रथम वर्ग के संपन्न किसान होते थे, उनके खेतों में जाकर के खेती किए। इनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं होती थी, या कभी कभार देखते थे कि उनके अपने जो छोटे मोटे घर होते थे, झोपड़ियाँ, उनके आसपास थोड़ा सा भूमि होती थी जिसमें खेती से उनका भरण पोषण संभव नहीं होता था। तो ऐसे में ये काम की, या चूँकि किसान तो होते थे, इनको किसानी का हुनर तो था, लेकिन भूमि न होने के कारण ये इस अवसर की तलाश में रहते थे कि उन्हें कहीं खेती करने का मौका मिले। और ऐसे में खुदकाश्त जो किसान होते थे, उनके यहाँ इनको ये खेती कर लिया करते थे और अपना भरण पोषण करते थे। तो खुदकाश्त, पाही काश्त और मुजारियान, इस तरीके के 3 किसानों की श्रेणियाँ मिली हैं जो मुग़ल काल में किसान होते थे और वो खेती का कार्य करते थे। लेकिन मुग़ल काल में खेती की संपन्नता में या खेती की उन्नति में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब यदि कृषि की तकनीक की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एडवांस तकनीक तो नहीं हमें मुग़ल काल में देखने को मिलती है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि विश्व के अन्य देशों में जिस तरीके की तकनीक थी, लगभग वो सारी तकनीक भारत में भी थी। यानी कि हलों का होना, बैलों का होना, हलों का चलाया जाना बैलों के द्वारा भारत में था, प्लस भारत में बीजारोपण की मशीनें हुआ करती थी। ये सारे ही जो होते थे वो लकड़ी के होते थे, लकड़ी से बीजारोपण होता। लकड़ी की ऐसी मशीन होती थी जो बैलों के साथ बंधी हुई होती थी, और बैल चलते होते थे, और साथ में हल के साथ साथ हल से खुदाई भी होती थी, और साथ में उन बीजारोपण की मशीनों से बीज भी आरोपित कर दिए जाते थे। ये जो भी तकनीक थी, हल या बैल, ये सब लकड़ी का होता था, सब कुछ लकड़ी के द्वारा बना होता था। तो व्हेन वी कंपेयर विद अदर कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड दैट टाइम, तो हम कह सकते हैं कि भारत की तकनीक मुग़ल काल में इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अन्य देशों के समान थी, या कुछ क्षेत्र में उनसे भी उम्दा थी, या उनसे भी ज़्यादा थी। फिर भी कृषि व्यवस्था के कुछ दोष यदि हैं, तो मुझे कुछ दोष भी समझ में आए हैं जिन्हें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जो मुझे देखिए, पहली बात तो सिंचाई के समुचित साधनों का अभाव। सिंचाई के वो साधन नहीं थे मुग़ल काल में जो होने चाहिए थे, जो आधुनिक काल में देखते हैं, या शायद उस समय के तत्कालीन विश्व के अन्य देशों में वो साधन पाए जाते हों। बेसिकली यहाँ का किसान मुग़ल काल में सिंचाई के लिए प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर था। ये बात अलग है कि पर्यावरणीय संरक्षण की वजह से बहुत अच्छी बारिश हुआ करती थी, इसलिए नदियाँ सदा नीरा हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जो कृत्रिम साधन थे उनकी कमी देखने को मिलती है मुग़ल काल में। तो सिंचाई के समुचित साधनों का अभाव था, लेकिन फिर भी प्राकृतिक साधनों के होने की वजह से कृषि उन्नत थी। भूमि का कर अत्यधिक होना, किसानों में भूमि कर को बहुत देना पड़ता था, 1/3, ये बहुत बड़ा था। खुद काश्त जो किसान थे उनके लिए ये संभव था, लेकिन पाही काश्त और मुजारियान, इस तरह के जो किसान थे, इनके लिए 1/3 कर देना, उसके बाद वहाँ से लाना भी देना, ज़रीबाना भी देना, और अन्य भी कई तरह के करों को देना, उसके बाद अपना भरण पोषण करना, ये संभव नहीं था। तो किसानों के द्वारा अत्यधिक कर देना ये भी एक समस्या थी मुग़ल काल में। तीसरा, खादों का प्रयोग न होना। जैसे मैंने बताया कि खादों का प्रयोग नहीं किया जाता, वो एक अलग बात है
कि भूमि बहुत उर्वरा होती थी, तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी खादों के प्रयोग करने की, या तटीय क्षेत्रों में मछली की खादें जनरली यूज़ कर दी जाती थी। लेकिन यदि खादों को आपके गोबर की खाद या इस तरह की जैविक खादों का प्रयोग किया जाता, तो शायद तत्कालीन जो कृषि थी वो और भी ज़्यादा उन्नत होती। तो खादों का प्रयोग न होना एक दोष के रूप में मैं देखती हूँ। भूमि नापजोख के नियम का अभाव, सिर्फ शेरशाह और अकबर के समय में हम देखते हैं कि भूमि की नापजोख होती थी, ना तो उससे पहले के बादशाहों के द्वारा, न ही जहांगीर और शाहजहां या औरंगज़ेब या लेटर मुगल्स के समय में कोई ऐसा प्रमाण मिलता है कि भूमि की प्रॉपर नापजोख हुआ करती थी, या जैसा कि अकबर के समय में या शेरशाह के समय में नापजोख करके कर लिया जाता था। ऐसी कोई व्यवस्था हमें लेटर मुगल्स में या अर्लियर मुगल्स के समय में देखने को मिलती है। फिर जागीरदारों का शोषण, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो भूमि जागीरदारों के पास थी, जो जागीरदारी प्रथा थी, जो भूमि जो जागीरदारों के पास थी, जिनमें खुद काश्त भी हम कह सकते हैं, इनमें जो बड़े ज़मींदार थे या बड़े जागीरदार थे, उनके द्वारा छोटे मुजारियान किसानों का या बहुत छोटे जो किसान थे उनका शोषण किया जाता था, जो तत्कालीन संपूर्ण विश्व में उस समय वो शोषण होता था और हिंदुस्तान में भी होता था। तो जागीरदारों के द्वारा किसानों का शोषण कृषि की एक बड़ी समस्या थी। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ गुण भी हैं मुग़ल काल में के कृषि क्षेत्र में। उनमें एक तो है राजकोष से तकावी या ऋण का दिया जाना। तकावी का मतलब है ऋण। जब भी किसानों को अतिवृष्टि, अनावृष्टि या किसी भी अन्य मुसीबत के समय में ऋण की आवश्यकता होती थी, तो मुग़ल काल में हमें पर्याप्त प्रमाण मिले हैं कि तकावी या ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाता था। इसके बाद अकाल तथा प्राकृतिक आपदा के समय सहायता, जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी अकाल या कोई भी प्राकृतिक आपदा होती थी तो उनका रिहैबिलिटेशन या उन जगहों से अलग, जैसे हमें बादशाहनामा में इसके पूरे उदाहरण मिलते हैं। शाहजहाँ के समय में लिखी गई बादशाहनामा में अकाल जो गुजरात और दक्कन में जो अकाल पड़ा था, तो उस समय जो जो सुविधाएं शासक के द्वारा शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी, उसके पर्याप्त सबूत मिले हैं। ऐसे अन्य शासकों के समय में भी हम देखते हैं कि अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय में सहायता दी जाती थी। कुछ सम्राटों द्वारा सिंचाई साधनों का भी विकास किया गया था, जैसे शाहजहाँ के समय में नहर फैज़ का निर्माण किया गया था, और ये एक बहुत उम्दा कदम था। नदी से निकाल करके, यमुना से निकाल करके नहर बनाई गई थी। और विदेशी फसलों का प्रत्यारोपण एक बहुत ही पॉजिटिव एक गुण हम कह सकते हैं कि एक प्रयोग हिंदुस्तान में किया गया था कि विदेशी जो फसलें थी उनको भारत में प्रत्यारोपित किया गया था 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में। और एक ये नया प्रयोग था और भारत में काफ़ी ऐसी फसलें थी जो सक्सेसफुल भी हुई थी। तो कृषि के क्षेत्र में ये कुछ ऐसी चीज़ें थी पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, लेकिन कुल मिलाकर के कृषि जो है अपनी उन्नत दशा में थी। अब मुगल कालीन कृषि से जुड़ा हुआ सिंचाई व्यवस्था है। जैसा मैंने बताया कि कृषि बहुत उन्नत थी और देश धन धान्य से परिपूर्ण था मुगल काल में, तो डेफिनेटली यदि कृषि उन्नत है तो ज़रूर सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी रही होगी। तो सिंचाई दो प्रकार से होती थी। सिंचाई के दो साधन थे, एक तो प्राकृतिक साधन और दूसरा कृत्रिम साधन। प्राकृतिक साधनों में दो आते हैं, एक तो वर्षा, एक नदियाँ, जो मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। वर्षा बहुत अच्छे से होती थी। वर्षा पर्यावरणीय संरक्षण के कारण ये मानसून का देश था और सफिशिएंट बारिश होती थी, काफ़ी बारिश होती थी, जिसकी वजह से दूसरा जो साधन था प्राकृतिक नदियाँ, वो भरी रहती थी, लबालब भरी रहती थी। ना सिर्फ मानसून में बल्कि वर्ष भर ये नदियाँ भरी रहती थी, जिससे इन नदियों के द्वारा सिंचाई आराम से हो जाती थी। यदि यहाँ पर कृत्रिम साधन नहीं भी हों तो भी मुग़ल काल में जो कृषि है वो आराम से चल सकती थी, क्योंकि प्राकृतिक साधन जो थे वो पूरी तरह से उपलब्ध थे। लेकिन फिर भी उन
कृत्रिम साधनों का भी उल्लेख यहाँ पर ज़रूरी है। कृत्रिम साधनों में पहला जो रेफरेंस मिलता है तत्कालीन किताबों में वो है ढेकली। ढेकली ये एक ऐसा यंत्र था जो कुओं से खेतों तक पानी खींचने के काम आता था। कुएं तो होते ही थे, कुएं तो कुएं बने हुए होते थे, जगह जगह कुएं होते थे। आज के समय हम देखें तो हमें बहुत कम कुएं मिलते हैं। एक बहुत बड़ा परसेंटेज कुओं का कुएं जो हैं वो ढक दिए हैं, समाप्त हो गए हैं या सूख गए हैं या उनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो गया है। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा कुएं हुआ करते थे और इन कुओं से पानी निकालने का कार्य ढेकली के द्वारा किया जाता था। दूसरा जो यंत्र था उसको चरस कहते थे। चरस एक चमड़े का थैला होता था। इस चमड़े के थैले को एक रस्सी से बांधा जाता था। रस्सी का एक सिरा जो होता था वो बैलगाड़ी के पहिए से बांध दिया जाता था और दूसरा सिरा जो था वो बैल के गले की रस्सी से बांध दिया जाता था। जब बैल चलते थे तो पहिया घूमता था और सतह का पानी जो होता था वो इस चरस में आ जाता था। बैल आगे को मूव किया, पहिया घूमा और पहिया से लगा हुआ ये थैला होता था रस्सी से बंधा हुआ और सतह में जो पानी होता था वो इस थैले में भरता जाता था और बाद में फिर उसको उसका जो दूसरा सिरा होता था वहाँ से खेतों में उस पानी को डाल दिया जाता था। तो उस काल के हिसाब से चरस अपने आप में एक बहुत ही हाई टेक्निक थी जिसको जनरली बहुत ज़्यादा किसानों के द्वारा जो है वो यूज़ किया जाता था। तो ये चमड़े का थैला होता था जो कि सिंचाई में यूज़ होता था। तीसरा जो मिला है तत्कालीन स्रोतों में वो था सगिया। सगिया एक फारस का यंत्र था जो लकड़ी, रस्सी और मिट्टी से बना होता था, लेकिन चूंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। पहली बात तो ये फारस का था और जनरली वहाँ से ये लाया जाता था तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। लकड़ी, मिट्टी और रस्सी का ये होता था, वहाँ से लाते लाते इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि आम किसानों के द्वारा सगिया का उसको यूज़ नहीं करते थे, उसका प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन सगिया भी जो होता था वो सिंचाई के लिए पानी को खींचने के काम आता था। कहीं भी यदि नीचे की तरफ पानी है तो वहाँ सगिया उसे खींच करके खेतों तक ले आता था, लेकिन ये भी उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त सामूहिक तालाब, गड्ढे बना दिए जाते थे या बड़े बड़े क्षेत्रों को खोद दिया जाता था और वहाँ पर वर्षा का पानी या काफ़ी दूर तक खोद करके नदियों के पानी को भी वहाँ तक ले आया जाता था। ये तालाब जनरली सामूहिक होते थे, कई लोगों के होते थे क्योंकि ये कई लोगों के प्रयत्न के द्वारा निर्मित होते थे। कई बार ऐसे प्रमाण तो नहीं मिले हैं कि शासकों के द्वारा तालाबों को खोदा गया है, ऐसे प्रमाण हमें इस काल में, मुगल काल में नहीं मिले हैं। इसलिए लोगों के द्वारा ही ये प्रयत्न किए जाते थे, उनके द्वारा ये बनते थे, इसलिए सामूहिक होते थे। कई लोग मिल करके इस तरह के तालाबों का निर्माण करते थे और इनमें जो पानी का भराव होता था वो मानसून के समय में ज़्यादा होता था। मानसून के समय में भर जाते थे जिस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और बाद में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती थी। मैं बार बार शुरू से ही इस बात को कह रही हूँ कि पर्यावरणीय संरक्षण के कारण गर्मी का कम होना, बारिश का ज़्यादा होना, इस वजह से तालाब भी ज़्यादा नहीं सूखते थे और वो वर्ष भर सिंचाई के काम आते थे। तो सामूहिक तालाब जो होते थे वो सभी कृषकों के काम आते थे। इसके अतिरिक्त शासक वर्ग की तरफ से एक पहल हमें देखने को मिलती है। बादशाहनामा में इसका जिक्र आता है। नहर फैज़ शाहजहां द्वारा निर्मित 150 मील लंबी नहर थी जो यमुना नदी पर बनाई गई थी। 150 मील लंबी नहर जिसको नहर फैज़ कहा गया था और ये शाहजहां के द्वारा यमुना नदी पर बनाई गई थी। तो ये शासक वर्ग की तरफ से लगभग एकमात्र एक ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो कि कृषि की या सिंचाई के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से सिंचाई के साधनों में हम देखते हैं कि प्राकृतिक जो साधन थे यानी कि वर्षा और
नदियाँ ये तो बहुत हमेशा ही रहते थे और इन पे बहुत ज़्यादा किसानों का भरोसा था। लेकिन कृत्रिम जो साधन थे जैसे कि चरस आपका हो गया, सगिया आपका हो गया, सामूहिक तालाब आपके हो गए, तो इन पे भी लोगों का लोग डिपेंड रहते थे। और शाहजहाँ के द्वारा बनाए गए नहर फैज़ जो एक अच्छा प्रयास था शाहजहाँ के उसमें, क्योंकि शाहजहाँ का काल संपन्न भी था, धन धान्य से पूर्ण भी था। तो इसके अतिरिक्त भी यदि हम देखते हैं कि कृषि का संपन्न होने में एक और बड़ा रीज़न है, वो है जनसंख्या का कम होना। जनसंख्या का कम होने के कारण कृषि उत्पाद की खपत जो होती थी उस पर बोझ नहीं था। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा नहीं था जो कृषि पर डिपेंड था। कृषि के लिए जनसंख्या का कम होना ये एक अच्छी बात है कि सप्लाई जो होती थी, प्रोडक्शन की सप्लाई जो होती थी वो आसानी से हो जाती थी और लोग जो है लोगों तक धन जो अनाज होता था वो आसानी से पहुंच जाता था। और ये जब हम मुग़ल कालीन व्यापार को देखते हैं तो बड़ी मात्रा में यहाँ से निर्यात भी होता था। इसका मतलब जो फसलों का जो उत्पादन था वो काफ़ी हो जाता था। जनसंख्या के कम होने की वजह से उत्पाद का खपत होने के बाद निर्यात भी हो जाता था। तो इस प्रकार से कृषि को यदि पूरी तरीके से देखें और सिंचाई को यदि हम देखते हैं, आधुनिक समय में यदि हम इसकी तुलना करते हैं, आज के समय में बड़े बड़े बांध हैं हमारे पास, बड़े ट्यूबवेल हैं, नहरें हैं और बहुत ढेर सारे साधन हैं। लेकिन आज के समय में जनसंख्या का भार बहुत ज़्यादा है, पर्यावरण का संतुलन समाप्त हो चुका है। तो ये हमारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं। और उस समय में जनसंख्या कम थी, पर्यावरण का संतुलन था, इसलिए सिंचाई के साधन यदि कम भी थे, हमारे पास बड़े बांध नहीं थे, नहरें नहीं थी, यदि ट्यूबवेल्स नहीं थे, इस तरीके के साधन नहीं थे, लेकिन जनसंख्या का भार कम था, पर्यावरण का संतुलन था, तो भी एक जो प्लस पॉइंट था वो कृषि की तरफ था। कृषि जो थी वो संपन्न थी, कृषि उन्नत दशा में थी। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि मुग़ल काल में बाबर और हुमायूं को यदि हम ना कैलकुलेट करें तो अकबर के काल के आगे, शेरशाह के समय से ही आगे हम देखते हैं कि कृषि की तरफ शासकों के द्वारा प्रयास भी करे गए और प्राकृतिक रूप से यहाँ की जो भूमि थी, यहाँ की जो जनसंख्या का कम होना, यहाँ का पर्याप्त वर्षा होना, मॉनसून का होना, इन सब कारणों की वजह से मुग़ल काल की कृषि और सिंचाई व्यवस्था अपने उत्कर्ष पे थी और इस वजह से मुग़ल काल जो था वो संपन्न था, धन संपन्नता यहाँ पर थी और पर्याप्त मात्रा में उद्योग धंधों का विकास हुआ था। जब भी कृषि संपन्न होती है तभी उद्योग धंधों का विकास होता है और जब उद्योग धंधे अपनी समुचित मात्रा में होते हैं तभी व्यापार होता है। तो मुग़ल काल में देखिए, हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को देखें तो कृषि भी है, उद्योग धंधे भी हैं और व्यापार भी है। तो उद्योग धंधों के उत्कर्ष का और व्यापार का के उन्नत होने का एक बड़ा कारण था कृषि का उन्नत होना। मुग़ल काल में जो भी परिस्थितियाँ रही थी उनको यहाँ के शासकों के द्वारा संभाला भी गया था और कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से कृषि संपन्न अवस्था में थी और जिसमें सिंचाई का जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की कृषि जो थी वो अपने संपन्न अवस्था में थी। धन्यवाद।